चलिए आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। आज रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार ऊपर से फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 264 पॉइंट और निफ्टी 37 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल लेकर अब हमारे साथ जुड़ रही हैं कंचन नौटियाल। कंचन, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज बाजार की हाईलाइट्स क्या रही? जी, तो इंट्राडे में तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज 6 दिन की तेजी के बाद निफ्टी में एक ब्रेक लग गया है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में भी करीबन 1% की गिरावट आई है और आज बैंक निफ्टी 541 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 53,834 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। अब इस कमजोरी के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण आज बैंक निफ्टी के लिए बन के सामने आया है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का आज जो मूड है वो थोड़ा सा कमजोर साइड पे कर दिया है। अगर पर्टिकुलरली सेक्टर वाइज बात करी जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आज हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। साथ ही साथ रियलिटी, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टरों में भी कहीं ना कहीं एक दबाव रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस, पीएससी और साथ ही साथ फार्मा शेयर की, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और मेटल इंडेक्स जो है और आईटी इंडेक्स है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगाड़ हमें देखने को मिला है। ओके, कंचन, ये भी जानना चाहेंगे आज किन सेक्टर में तेजी रही और कहां मंदी दिखाई दी? जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। अगर गेनर साइड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है बीपीसीएल का। इसमें आज हमें तेजी देखने को मिली करीबन 7% की। सिप्ला में अराउंड 3.13%, सन फार्मास्यूटिकल में करीबन 3% और डिवीज लैब में भी आज एक तेजी देखने को मिली 2.5% के करीबन की। अगर हम लूजिंग पॉकेट में देखें तो पावर ग्रिड करीबन 3%, भारतीय एयरटेल 2%, एचडीएफसी बैंक करीबन 2% और आईसीआईसीआई बैंक में भी करीबन 2% की आज हमें कमजोरी देखने को मिली। मिड कैप 100 की अगर बात करी जाए तो एसजेवीएन, पॉलीकैप, ऑयल इंडिया और एचपीसीएल आज के टॉप गेनर रहे। और लूजिंग साइड की तरफ अगर नजर डालें आज तो हमें मैक्रोटेक डेवलपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पेटीएम और ग्लैंड फार्मा लूजिंग साइड में दिखे। लेकिन आज है वीकेंड और इसके साथ ही साथ आज एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, तो आप अपने वीकेंड का एक फायदा उठा सकते हैं और अपने टूरिज्म की और घूमने की शुरुआत कर सकते हैं। जो बिल्कुल कंचन, आप हमारे साथ बने रहें। जिस तरह से आपने बताया कि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, इस पर भी हम आपसे डिटेल्स लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, निफ्टी मेटल इंडेक्स में 5 से 10% की तेजी संभव है। ये कहना है गोल्डी लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह का। साथ ही गौतम शाह ने यह भी कहा कि बाजार में तेजी का ट्रेंड कायम रहने की उम्मीद है। देखिए, हमारा फेवरेट अभी तो मेटल्स है। आई थिंक पिछले 4-5 महीनों से हम मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बीच में अच्छी मूव आई, उसके बाद ये इंडेक्स 2-2.5 महीना से कंसोलिडेशन में चला गया और उसके बाद जब 9600 के लेवल पे एनएसई मेटल्स इंडेक्स पे जब ब्रेकआउट आया तो मुझे लगा था कि यहाँ पर 1000 से 1500 पॉइंट की तेजी आएगी, माने 10 से 15% की। और आपने पिछले 3-4 दिनों में देखा है जिस तरह से मेटल स्टॉक्स चल रहे हैं। एक फंडामेंटल एनालिस्ट बोलेंगे कि अरे चाइना का न्यूज़ फ्लो आया 2 दिन पहले, बट उसके हिसाब से ये मूवमेंट आ रहा है। बट चार्ट्स पे ये आई थिंक 2-3 हफ्ते से ये प्रिपरेशन में था और लग रहा है कि यहाँ से भी 5 से 10% की मूव मेटल्स इंडेक्स में आ सकती है। सो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, नैल्को जो हमारा फेवरेट हमेशा से रहा है, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, तो मेटल्स मेरे हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा ट्रेड है और यहाँ से भी स्ट्रेंथ रहेगी। फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ थीम हमें हमेशा से ही अच्छा लगता है और जिस तरह से एनबीएफसी सब निकल के आ रहे हैं, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट रहा है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे 55,500 तक चला जाएगा। तो आईटी, एफएमसीजी, बैंक्स, एफएमसीजी, फार्मा, केमिकल्स एंड मेटल्स, दीज वुड बी आवर टॉप 5 पिक्स राइट नाउ। तो बाजार नए शिखर पर है। बाजार को कौन कर रहा है ड्राइव और आगे के लिए क्या है ट्रिगर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा शाम 7:57 पर। प्रताप स्नैक्स के शेयर्स आज एक्शन में थे। दरअसल कंपनी में ऑथम इन्वेस्टमेंट और मधुसूदन केला कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं। इसके लिए ओपन ऑफर का भी ऐलान हो गया है। सीएनबीसी टीवी 18 के मंगलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंगलम, बताएं, प्रताप स्नैक्स में स्पाइसी डील हो रही है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? वैसे तो कहा जाता है कुछ मीठा हो जाए, पर जिस हिसाब की ये स्पाइसी डील हुई है, चलो कहते हैं कुछ नमकीन हो जाए, कुछ कुरकुरा हो जाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रताप स्नैक्स की, जहां 47% इक्विटी की डील हुई, खरीद बेच हुई।
करीब 850 करोड़ रुपए की डील। तो किसने खरीदा, किसने बेचा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे पास हैं ऑथम इन्वेस्टमेंट्स और मधुसूदन केला। उन्होंने प्रमोटर्स, पीक 15 पार्टनर्स और सिकोया कैपिटल से ये स्टेक खरीदा, और क्योंकि ये प्रमोटर से खरीदा और इतना बड़ा स्टेक था, एक मैंडेटरी ओपन ऑफर भी आया 26%, जो भाव 864 रुपीस पर है। पर ये स्पेस काफी एक्टिव रहा है। पिछले एक महीने से देखा जाए तो भुजिया मेकर बीकाजी, उसके शेयर करीब 20% चले हैं। गोपाल स्नैक्स वो भी 20% चले हैं। प्रताप स्नैक्स एक्चुअली अंडर परफॉर्मर था, वो डील के एक दिन पहले 20% चला, इस वजह से पूरे महीने का गेम उसका एक नंबर पे आ गया है। अगर आप देखें तो नंबर्स वाइज भी प्रताप स्नैक्स बाकी सबसे थोड़ा कमजोर है मार्जिन्स पे। मैं क्यों कहता हूं ये, क्योंकि ट्रेलिंग 12 महीने के अगर आप रेवेन्यू देखें तो बीकाजी 2400 करोड़ है और 18% मार्जिन है। आप गोपाल स्नैक्स को देखें तो 1400 करोड़ रेवेन्यू, 11% मार्जिन, वेराज प्रताप स्नैक्स है जो 1600 करोड़ रेवेन्यू और 8% मार्जिन पर ही है। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। और रेवेन्यू ग्रोथ की तरह भी देखा जाए तो पिछले 3 साल का CAGR देखें तो बीकाजी 21% से ग्रो कर रहा है और गोपाल नमकीन 17% से ग्रो कर रहा है। यहां पर प्रताप स्नैक्स का CAGR जो ग्रोथ है सिर्फ 8% पर ईयर हुआ है। तो ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है प्रताप स्नैक्स को आगे वैल्यू क्रिएशन करने की, और वैल्यू क्रिएशन का हेडरूम काफी है। क्योंकि आप देखें तो बीकाजी जो मार्केट लीडर हैं आज लिस्टेड स्पेस में, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 60 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं। गोपाल नमकीन जो रीसेंट IPO है, 1 साल भी नहीं हुआ है, वो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 33 टाइम्स पे ट्रेड करता है। वेराज येलो डायमंड ओनर्स प्रताप स्नैक्स को अगर आप देखें तो 2500 करोड़ का मार्केट कैप है और वैल्यूएशन 30 टाइम है। ये वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव हो सकती है अगर इस कंपनी का ग्रोथ और मार्जिन आगे जाके बढ़ जाए। और इन लोगों के लिए ट्रिगर्स सबसे बड़ी ये है कि आगे डिमांड रिकवरी आनी चाहिए रूरल इंडिया से। दूसरी बात यह है कि जो पाम ऑयल प्राइसेस, उनके सबसे बड़े रॉ मटेरियल्स हैं, वो पिछले 12 महीनों में उनकी प्राइसेस काफी कम हुए हैं। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट की काफी आशंका है इस सेक्टर में। तीसरी बात कि अनऑर्गेनाइज से जो ऑर्गेनाइज का शिफ्ट है वो अंडरलाइंग है और वो काफी सेक्युलर है। इस वजह से सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो सबसे ज्यादा ले सकेगा वो सबसे ज्यादा विनर होगा। और सबसे बड़ा ट्रिगर अगले 12 महीनों में हल्दीराम्स क्या करता है। हमें मालूम है हल्दीराम इस इंडस्ट्री का लीडर है, अनलिस्टेड है, पर हर बार बात आती रहती है कि या तो कोई डील होगी या कोई IPO आएगा। तो वो जो करेगा उस लिहाज से इस पूरे सेक्टर में एक मल्टीपल री-रेटिंग होने की आशंका है। तो इसलिए ये डील जो काफी स्पाइसी है, आगे जाके ये स्पेस और भी नमकीन हो सकती है। शुक्रिया मंगलम इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। अतिथि देवो भव के भाव के साथ हम टूरिज्म सेक्टर में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। टूरिज्म की पिक्चर पर अब बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं कंचन। तो कंचन, बताएं किस तरह से टूरिज्म सेक्टर नए शिखर को छू रहा है। इकोनॉमी नहीं, जो टूरिज्म है काफी चीजों को अच्छा कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मेंटल हेल्थ, देश की इकोनॉमी और उसके साथ साथ बाजार के अंदर पैसा, ऐसे स्टॉक जहां पे अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें 2023 की, उस टाइम पे जो इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट थे उसका जो नंबर था वो था करीबन 2 करोड़ का, और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की अगर हम बात करें तो वो है करीबन 173 CR के पास। अगर GDP में हम टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो है करीबन 2.78% का। अगर कमाई देखी जाए तो 2023 का जो डेटा है वो आ रहा है 231 अरब डॉलर का, और 2030 तक जो 34 तक जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 523 अरब डॉलर का। कि आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा इन्फ्लो आने की उम्मीदें जताई जा रही है 2034 तक। अभी इसका जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है एम्प्लॉयमेंट में, कि किस तरीके से ये लोगों को एक तरीके से रोजगार भी प्रदान कर रहा है। अगर अभी का डेटा देखें तो वो है करीबन 8 करोड़ का, और 2030 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नंबर जो बढ़ के है वो हो जाएगा 14 करोड़ का। अब टूरिज्म इतना बूस्ट हो रहा है, इकोनॉमी को इतना कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से मिल रहा है, उसके पीछे के काफी सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि जो लोगों की इनकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोग अपने जो पैसा है, अपनी सैलरी है, घूमने फिरने में भी खर्च कर रहे हैं। साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसके अच्छे होने से इसको काफी अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा है। मेडिकल वेलनेस है और बाकी के ऐसे बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं जिसको और भी ज्यादा बूस्ट किया जा रहा है ताकि वहां पे टूरिज्म को और भी ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। ऑनलाइन बुकिंग करना काफी ज्यादा आसान हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिससे ये काफी सारी चीजें हैं लोगों के लिए अब जो फीजिबल हो गई है। अब कुछ ऐसी जगह है जो लोगों को घूमना काफी ज्यादा पसंद है। कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी, अयोध्या की अगर हम रिसेंटली देखें तो कितना इन्फ्लो अयोध्या के चलते आया है इंडिया के अंदर, लद्दाख और गोवा तो लोगों का ऑल टाइम फेवरेट है ही। अब
बात करते हैं बाजार की, यानी कि बाजार के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर में हैं और जिनको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं मेक माई ट्रिप की। एक साल का अगर रिटर्न देखें तो इसने दिया है करीबन 134% का रिटर्न। एट द सेम टाइम इंडिको लार्जेस्ट मार्केट शेयर के साथ इसने एक साल में दिया है 106% का रिटर्न। इनेट होटल 70% का रिटर्न। साथ ही साथ थॉमस कुक की बात करी जाए तो इसमें 65%, EIH 65%, IRCTC ने 35% का रिटर्न, BLS इंटरनेशनल ने 50% का और साथ ही साथ IRCTC का 35% का हमें रिटर्न देखने को मिला है। अब ये तो थी कुछ डेटा पॉइंट्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो टूरिज्म है हमारी इकोनॉमी में एक बूस्ट करता है। अब हमने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है अपने न्यूज़ रूम का, जहां पे हमने समझने की कोशिश की है कि जो हमारे न्यूज़ रूम में लोग हैं, जो हमारे एंकर्स हैं, वो इस साल कहां-कहां घूमे हैं और उनकी टू डू लिस्ट में कहां-कहां घूमना बाकी है। एक बार वो देखते हैं। तो आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे। घूमना सबको पसंद है, लेकिन इस साल कौन कहाँ घूमा, कौन सी डेस्टिनेशन उनकी टू डू लिस्ट में है, इसके ऊपर थोड़ी सी हमने सबसे बातचीत की है। आइए देखते हैं किसको कहाँ घूमना पसंद है और कौन कहाँ जाना चाहता है। लेट्स कम। इस साल कहाँ घूमे आप? इस साल मैं ज़्यादा नहीं, एक फुकेत गया था और एक मैं गया था कीनिया, मसी मारा अपनी फैमिली के साथ सफारी पर। और कौन से डेस्टिनेशन है जो आपको कवर करने हैं, मतलब आपकी लिस्ट में? अगले हफ्ते शायद मैं बाली जा रहा हूँ और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया मेरी लिस्ट में है, लेकिन अब तक कवर नहीं कर पाया हूँ। इस टाइम पे आपको क्या लगता है कौन सी डेस्टिनेशन है जो सबसे ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं? आई थिंक सफारी। आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन लोगों को थोड़ा क्रेज आया है। इस साल कहाँ घूमे आप? ज्यादातर तो ऑफिस से घर ही। मेरे को लगता है इस देश में, दुनिया में हर जगह घूमना चाहता हूँ, पर डिपेंड करेगा पॉकेट कहाँ तक परमिट करेगी। मुझे लगता है गोवा, आई एम अज्यूमिंग गोवा या अयोध्या में से कोई होगा। क्या अभी देखेंगे कि कितना आंसर सर का सही है, लेकिन सर इस बार छुट्टी पे जरूर जाइएगा। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से सब सुन रहे होंगे ऑफिस में ना। इस साल मैं गई अंडमान्स पहली दफ़ा, आई लव्ड इट। और फिर मैं गई मालदीव्स, जो मैं रेगुलरली जाती हूँ। कौन सी अब डेस्टिनेशन लिस्ट में है जो अब घूमना आपको बाकी है? अब मैं जाना चाहती हूँ मलेशिया में सिपादान। देखिए मेरा वन ट्रैक है, जहाँ पे समुंदर अच्छा हो और बहुत सारी डाइविंग हो, वह मैं पहुँच जाऊँगी। यार इस साल मैं सिर्फ करजत गया हूँ, धर्मेंद्र जी कहीं ले ही नहीं गए। कहाँ गए धर्मेंद्र जी? घूमना चाहूँगा इस बार। आई थिंक कि चूँकि मैं बहुत दिन बाद घूमने चाहूँगा तो मैं यूरोप टूर पे जाना चाहूँगा। इंडिया में ग्लोब? इंडिया। अरे यार गोवा, मुंबई, नो डाउट अबाउट इट। लोनावाला घूमे, महाराष्ट्र में गोवा घूमे, दिल्ली घूमे और गुजरात अक्सर जाया करते हैं क्योंकि हमारा होम टाउन है वहाँ। लिस्ट में मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट पूरा बाकी है। मुझे लगता है बॉम्बे के काफ़ी लोग हैं ऐसे जो बॉम्बे के बाहर जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों से हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि वो कहाँ पे घूमे, कहाँ घूमना चाहते हैं, साथ में कौन सी टॉप डेस्टिनेशन है और कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ होते हैं। लेकिन अब मैं आपको इन सबका सही आंसर देती हूँ। लास्ट के दो क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ कि कहाँ लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। अगर इस साल की पर्टिकुलरली हम बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप में बना हुआ है, गुजरात भी टॉप में बना हुआ है, साथ ही साथ महाराष्ट्र भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ होते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है गुजरातियों का। गुजरात के लोग सबसे ज्यादा घुमक्कड़ होते हैं और दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र यानी कि मराठियों का। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। रविवार को वर्ल्ड हार्ट डे है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिल आपके लिए क्या क्या ड्यूटी करता है? कौन है दिल के दोस्त, कौन है दिल के दुश्मन? कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर दिल के दुश्मन, सुस्त तन, बेकाबू मन। रिलायंस जियो ने बीपी के साथ मिलकर देश का 500वां ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही भारत में कुल 5000 जियो बीपी चार्जिंग पॉइंट हो गए हैं। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी और ब्रिटिश पेट्रोलियम के सीईओ मरे ऑकिनक्लॉस भी मौजूद थे। For the ribbon cutting ceremony as official inauguration of a new state-of-the-art EV charging facility in this remarkable cultural epicenter of Mumbai, NMACC. Please may I request our CEO, Mr. Harish Mehta, to guide our chief guests, Shri Anant Ambani and Mr. Murray Auchincloss, to unveil the logo celebrating this milestone for JioBP Pulse, the commissioning of 5,000th charging point and 500th
charging station across India. Three years back, we started our journey to decarbonize the transport value chain in India. And 3 years later, here we are. India's leading fast and most reliable charge point operator with best UI UX, digital platform. I think a partnership with BP for transformative energy is a crucial point for India. We at Reliance and with my father's vision, we are focusing to create a change in India's energy sector by creating the biggest green energy sector in India. In India, with the transport industry, with cars and buses moving forward, I think we at Jio BP are forefronting this. We've got this fabulous 5,000th charge point and 500th location. That's really hard to say. But it's amazing the progress with which you're making. India is, by any regards, the fastest growing energy nation in the world, and we couldn't be luckier than to have a strong partner like Reliance to move forward with this. Now we move on to inauguration of our EV charging at this significant facility. चलिए बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। बाद आपका स्वागत है। सिलीगुड़ी में परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों पर हमले को लेकर सियासत गर्म हो गई है। इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में बिहार के 2 छात्रों को सिलीगुड़ी के 2 लोग मारपीट करते और परीक्षा देने से मना करते हुए दिख रहे हैं। इस घटना पर बिहार के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार को बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र लिखकर बिहार के छात्रों को सुरक्षा देने की मांग की थी। आज सिलीगुड़ी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी भी की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से इस पूरे घटना पर डिटेल्स भी मांगी है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की। बीजेपी ने इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। बलात्कार हो, हत्या हो, लूट हो, अपहरण हो, सब में सरकार खड़ी हो जाती है और इस तरह के मामले में भी सरकार को बयान देनी चाहिए, संज्ञान लेनी चाहिए। लेकिन उनका मौन कहीं न कहीं ऐसे लोगों की मानसिकता को बढ़ाता है। हमारी सरकार ने आपत्ति दर्ज की है और एक्शन लेने के लिए कहा है। अब एक्शन शुरू भी होगा और इस तरह के लोगों का मनोबल गिराना जरूरी है। देश में अराजकता फैलाने का जो कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोगों की मानसिकता है वो कभी सफल नहीं होने देंगे। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया, लेकिन बिहार सरकार खामोश रही। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की और प्रशासन के द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई की गई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बिहार सरकार तो सोई रही। जब बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों को पीटा जाता है, गुजरात में अन्य जगहों पर, उस समय बीजेपी के लोग क्यों चुप हो जाते हैं? आज बीजेपी के लोग राग अलाप रहे हैं। बिहार सरकार क्या कर रही है? तो इस घटना पर टीएमसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। टीएमसी ने कहा है कि पुलिस इस मामले को देख रही है, लेकिन ऐसे मामले दूसरे राज्यों में होते हैं तो इतना शोर नहीं मचता। कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसके हमारा जो स्टेट से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट में आ रहा है। देखिए अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसका लोकली कुछ हुआ हम लोग देख रहे हैं। चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।